शैलेंद्र चौहान देवभूमि दंगल की हम बात करेंगे। उससे पहले आपको सीधे लखनऊ ले चलेंगे, जहां गृह मंत्री अमित शाह जो हैं 23 कोऑपरेटिव जो बैंकों की शाखाएं उसका उद्घाटन कर रहे हैं। कोई और सभागार था, मगर उस वक्त आप लोगों से के साथ संवाद का मौका मिला था और आज फिर से ये लोकार्पण के कार्यक्रम में मैं यहां आया हूं। मगर आज मैं आया हूं तब मोदी जी ने एक बड़ा परिवर्तन किया है। 70 साल के बाद, 75 साल के बाद देश की जो सालों पुरानी मांग थी कि सहकारिता एक मंत्रालय बने, वो मंत्रालय बनाने का काम मोदी जी ने पूरा किया। और जब मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की रचना की तब इस देश के करोड़ों किसानों को, करोड़ों महिला स्वसहायक जुटों के साथ, करोड़ों दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के साथ, सैकड़ों हजारों लाखों आर्थिक गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई छोटी छोटी कोऑपरेटिव के साथ न्याय करने का काम किया है। बहुत सालों से देश भर की कोऑपरेटिव संस्थाओं को इस बात की आस थी कि कोई न कोई आएगा और सहकारिता को केंद्र बिंदु में लाने के लिए सहकारिता मंत्रालय की रचना करेगा। और मोदी जी ने देश भर के करोड़ों किसानों की इस इच्छा को आजादी के 75वें साल में पूरा करने का काम किया है और आज सहकारिता मंत्रालय की रचना होगी। और मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि देश के पहले सहकारिता मंत्री बनने का उन्होंने मुझे मौका दिया है और आज मैं आप सब लोगों के सामने हूं। मित्रों, अभी 2-3 दिन पहले भी आपने देखा होगा मोदी जी के नेतृत्व में काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर के बाहर एक भव्य कॉरिडोर बनाकर उन्होंने न केवल देश, दुनिया भर में बाबा विश्वनाथ के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी श्रद्धालुओं की इच्छा की पूर्ति का काम किया है। सभी लोग, करोड़ों लोग दर्शन करने के लिए आते थे क्योंकि श्रद्धा बनी है, आज की नहीं है, युगों युगों की श्रद्धा। काशी विश्व का सबसे पुराना नगर है और काशी है तब से बाबा विश्वनाथ का वहां पर धाम। मगर जिस प्रकार की अव्यवस्था में काशी विश्वनाथ धाम पड़ा था, उससे मुक्ति दिलाकर आज बाबा अपने दरबार के साथ अनेक मंदिरों के बीच में शोभायमान होकर वहां बैठे हैं और मां गंगा का पानी लेकर बाबा पर जलाभिषेक करने के बीच में कुछ नहीं है। और इसकी शुरुआत भी मोदी जी ने स्वयं की। इतनी ठंड के अंदर गंगा स्नान कर कर, हाथ में गंगा जल का कुंभ लेकर जब उन्होंने ज्योतिर्लिंग पर अभिषेक किया, औरंगजेब से लेकर आज तक जितने श्रद्धालुओं के मन हत हुए होंगे, उनकी आत्मा भी जहां होगी, वो सबको संतुष्टि मिलने का काम। तो आप सुन रहे थे गृह मंत्री अमित शाह को, जो कोऑपरेटिव बैंक की 23 शाखाओं का उद्घाटन करने पहुंचे हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे देवभूमि के दंगल में आज बेरोजगारी पर जो घमासान मचा इस वक्त, उस पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। संकल्प से सिद्धि के ध्येय को प्रदर्शित करता ये भव्य मंच है विकास का, उम्मीदों के नए द्वार का। 18,000 करोड़ की विकास योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक लम्हे का साक्षी बना उत्तराखंड। हमारे लिए उत्तराखंड तब
और तपस्या का मार्ग है। विकास का ये डबल इंजन उत्तराखंड का तेज विकास करता रहेगा। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर न सिर्फ लोगों का सफर बेहद आसान और सुरक्षित करेगा, बल्कि इस महायोजना के साकार होने से उत्तराखंड की आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। दिल्ली से देहरादून का सफर मात्र 2.5 घंटे का होने से उत्तराखंड टूरिज्म को अत्यंत लाभ होगा। बच्चों के लिए सड़कें हो सुरक्षित, इसके लिए स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए हरिद्वार में आधुनिक मेडिकल कॉलेज की आधारशिला ने राज्य में रोजगार और खुशहाली की उम्मीदों को नई उड़ान दी है। लैंडस्लाइड की चुनौती का स्थायी समाधान आज पर्यटकों की सुगम सुरक्षित यात्रा के लिए ऑल वेदर रोड परियोजना में सड़कों का निर्माण उत्तराखंड के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में 2025 तक जब हम अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष को मना रहे होंगे, तब तक उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बन जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और युवा सरकार के संकल्प से विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है देवभूमि उत्तराखंड। समृद्धि और तरक्की के नित नए आयाम स्थापित कर रहे पहाड़ी राज्य में आज विकास की गंगा बह रही है और निखर रहा है उत्तराखंड का स्वरूप। आत्मनिर्भर हो रहा भारत, आत्मनिर्भर बन रहा उत्तराखंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। उत्तराखंड प्राकृतिक संपदा से धनी है, लेकिन पलायन के चलते खाली होते गांवों का घोस्ट विलेज में तब्दील होने का सिलसिला लगातार जारी है। इसका सबसे बड़ा कारण है रोजगार। पलायन का दंश झेल रहे उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। इस बार भी चुनावी साल में रोजगार को लेकर जहां सत्ता पक्ष अपनी योजनाओं का बखान कर रहा है, तो वहीं विपक्ष बेरोजगारी के मुद्दे पर सड़क से सदन तक सरकार को लगातार घेरता आ रहा है। आज हम रोजगार के मुद्दे को लेकर बेरोजगारी पर घमासान पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में 87.6% साक्षरता। साक्षरता के मामले में उत्तराखंड तीसरे नंबर पर। देश में बेरोजगारी के मामले में उत्तराखंड 17वें नंबर पर। साल 2020 में बेरोजगारी की दर 14.3%। रोजगार दफ्तरों में 4,72,804 पंजीकृत बेरोजगार। लगातार आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। हमने लगातार 3 कूच हम मुख्यमंत्री आवास के कर चुके हैं, लेकिन अब तक हमारी मांगे जो है नहीं मानी जा रही हैं। आज उत्तराखंड का बेरोजगार एक बार फिर बड़ी संख्या में यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास पे आया है और उनसे गुहार लगा रहा है कि धामी जी कम से कम हमारी विज्ञप्ति जारी कर दीजिए, दरोगा की हो चाहे कांस्टेबल की हो, लेकिन फिर भी हमारी मांगे जो है नहीं मानी जा रही। वैश्विक महामारी की मार ने कई लोगों से रोजगार तो छीना ही है। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार भाजपा सरकार पर वार करती रही है। विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में जब विपक्ष ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, तो कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने राज्य में बेरोजगारी की दर कम होने का दावा किया और साथ ही उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई गई रोजगार परक योजनाओं के आंकड़े पेश किए। इस पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर गलत आंकड़े देकर गुमराह करने का आरोप लगाया। वहीं विजय दिवस पर भी विजय सम्मान रैली में पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी रोजगार को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में रोजगार नहीं मिलने से पलायन बढ़ रहा है। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है और पुलिस में भर्ती न करके ये सरकार ने, भाजपा सरकार ने आपराधिक कृत्य किया है, आपराधिक कृत्य किया है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। और हमने तय किया हम सत्ता में आएंगे तो हम फौरन पुलिस की भर्ती करेंगे, जिसमें से 1,500 लड़के होंगे, 1,500 लड़कियां। कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सदन से सड़क तक सरकार को घेरा, तो वहीं
देवभूमि में अपनी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी भी ये बात समझ गई है कि उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं को कैसे रिझाना है। आम आदमी पार्टी ने रोजगार गारंटी देकर कहीं न कहीं युवाओं में उम्मीद के बीज बोने का काम किया है। सब महिलाओं को जो 18 वर्ष से ऊपर की महिलाएं हैं उनको 1000 रुपए प्रतिमाह का मानदेय दिया जाएगा। चौथा रोजगार के संबंध में है कि 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी सरकार में। अभी जो 57,000 पद खाली पड़े हैं उनको तुरंत भरा जाएगा और कुल 1 लाख नौकरियां युवाओं को दी जाएंगी। साथ साथ जब तक ये नौकरियां नहीं दी जाती हैं तब तक हर एक बेरोजगार युवा को 5,000 रुपए प्रतिमाह का रोजगार भत्ता दिया जाएगा। ये चारों गारंटियां अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी जन जन तक ले जा रही है और बहुत जबरदस्त समर्थन मिल रहा है लोगों से। तक 21 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए। 21 साल में सरकारों ने अस्पतालों में, स्कूल में, बिजली में, इन सब में कोई काम नहीं किया, रोजगार पे कोई काम नहीं किया। उसका नुकसान आज उत्तराखंड के लोगों को उठाना पड़ रहा है। हर बार की तरह इस बार भी चुनाव में रोजगार अहम मुद्दा है। रोजगार के अवसर कम हुए तो बेरोजगारी को चुनावी मौके के रूप में भुनाया जाने लगा है। सरकार पिछले 5 सालों में 10 लाख रोजगार देने का दावा कर रही है तो विपक्ष इन आंकड़ों को गलत बताते हुए गुमराह करने के आरोप लगा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि सरकार ने सदन में 7 लाख रोजगार देने की बात की थी तो वही कुछ दिनों बाद ही उनका ये आंकड़ा 10 लाख तक पहुंच गया। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेरोजगारी को लेकर सरकार कितनी गंभीर है। चुनावी साल में हर राजनीतिक दल बेरोजगारी का मुद्दा उछालकर अपने घोषणा पत्र को शानदार बनाता है और चुनावी वायदे को ऐसे पेश करता है मानो जिससे उनकी चुनावी नैया आसानी से पार हो जाए। लेकिन मझधार में फंसे राज्य के बेरोजगारों के हाथ सिर्फ मायूसी ही लगती है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। तो बेरोजगारी और पलायन कोई आज की समस्या नहीं, काफी पुरानी समस्या। लेकिन जब चुनाव होते हैं बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वायदे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव में आने के बाद ये सारे दावे हवाई हो जाते हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबको ईमानदारी का शौक चढ़ा है, बताओ। अरे सड़क पे थोड़े गड्ढे ही तो आते थे। अमेरिका की सड़क लेकर क्या करते हैं? सारा पैसा अगर सड़क पर लगा देते ना तो हमारी अय्यासी का क्या होता। पिछली सरकार भी तो थी कागजों पे काम, मुंह मांगा था। लेकिन इनकी ईमानदारी के चक्कर में हमारी ठेकेदारी तो गई, पुराने घोटालों की सारी फाइलें भी खोल दी। अब लगे हैं जमानत के चक्कर में। वकील साहब, इस बार तो हो जाएगी ना जमानत। अरे वकील साहब, 2017 से पहले सरकारी पैसे को खाना जो अपना हक समझते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से प्रदेश की तरक्की में जो फर्क आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। हमारे देश की धरोहर योगा आज पूरी दुनिया अपना रही है। मैं खुद डेली योगा करता हूं और मुझे यकीन मानिए इससे बहुत फायदा हुआ है। मैं चाहता हूं कि हर दिल्ली वासी भी योगा का लाभ उठाए, हर दिल्ली वासी योगा को अपनाए, स्वस्थ रहे। इसके लिए दिल्ली सरकार शुरू कर रही है दिल्ली की योगशाला। पूरी दिल्ली में हर कॉलोनी, हर गली, हर मोहल्ले में जहां भी लोग योगा करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, दिल्ली सरकार वहां पे मुफ्त अपने ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर्स भेजेगी और आपकी कॉलोनी में भी चलेगी दिल्ली की योगशाला। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योगा सीखना चाहते हैं और आपके पास कोई ऐसी जगह है जहां योगा की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योगा सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल और हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी पर मचे घमासान को लेकर, जहां विपक्षी पार्टी सदन से लेकर सड़क तक लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। मुद्दा है बेरोजगारी का और यहां तक आ गया जो बेरोजगारी को लेकर जो आंकड़े पेश किए गए उस पर भी सवाल उठाए गए कि आंकड़े सही है या गलत है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी हैं, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हैं। सुनीता जी, स्वागत है आपका। इसके साथ ही हमारे साथ अनिल जोशी, अध्यक्ष है देवभूमि पलायन एवं बेरोजगार संगठन के। अनिल जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ अमरेंद्र बिष्ट हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। अमरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। सुनीता जी, सदन में जो आंकड़े पेश किए गए उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि सरकार गलत आंकड़े पेश कर रही है, सरकार ने होमवर्क ठीक तरीके से नहीं किया और बेरोजगारी की समस्या आज की नहीं, काफी पुरानी है। लेकिन सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे जब वो 2017 में सरकार बनाई गई थी। लेकिन क्या लगता है जो वायदे किए गए थे नौकरियों को लेकर, क्या सरकार उन्हें पूरा कर पाई है? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के दौरान ये है निश्चित से बिल्कुल सही है। और मैं विपक्ष से यहाँ पे आग्रह करना चाहती हूँ कि अगर उनको इसमें कोई संशय है तो वो सही आंकड़े हमको दिखे, अपनी बात को सिद्ध करें। तो झूठ बोलने से कुछ नहीं होता है कि आप विधानसभा में हल्ला करेंगे, आप सत्र को अच्छे से चलाने नहीं देंगे और आप वहाँ पे जिस मुद्दे को लेकर बैठे हैं, आपको खाली वहाँ पे जो आपका एजेंडा है वो ये है कि आप सत्र को सही रूप से चलाने में सहयोग नहीं करना चाहते। और अगर आपके आरोपों के अनुसार अगर हम कहीं से भी गलत है तो आप बताइए। हमारे पास 1 to 1 हमने एक डिपार्टमेंट के आंकड़े सामने रखे हैं, चाहे वो यूके ट्रिपल की बात हो, अधीनस्थ स्वयं सेवा आयोग की बात है और तमाम हमारे विभाग जितने भी हमने यहाँ पे रखे हैं। हमने 2017 से 18 का आपको आंकड़ा दिया, 18 से 19 का आंकड़ा दिया, 19 से 20 का दिया और अभी आपके सामने जो यहाँ पे त्रैमासिक जो हमारे पास आंकड़े हैं वो भी आपके सामने है। लेकिन जिस प्रकार से ये झूठ लोगों के सामने फैला रहे हैं कि इतना % बेरोजगारी है, इतना ये है, मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि अगर 3.1 आपको अभी करंट जो हमने आपको आंकड़ा दिया है, अगर वो कहीं से भी आपको गलत लगता है तो आप सिद्ध करिए उस चीज को। आप बताइए ना जनता को कि सही आंकड़े क्या है। नहीं, आप लोगों को रोजगार देने का जो दावा किया गया है, 5 सालों में 10 लाख युवाओं को रोजगार मिला है, तो पहले 7 लाख बताया गया था सरकार की तरफ से, फिर उसको 10 लाख कहा गया। तो ये गलती है ये माने सरकार की कि आंकड़ा पेश नहीं कर पाई ठीक से, या फिर 10 लाख को हम सही माने 7 लाख गलत था? देखिए ऐसा होता है, कुछ जो नियुक्तियां हैं वो प्रोसेसिंग में होती हैं, कुछ हमारी हो चुकी होती हैं, कुछ इंटरव्यू लेवल पे होती हैं और तमाम बहुत सारे विभाग है। उपनल की बात कर लीजिए आप, बाकी जो आउटसोर्सिंग से हमारा रोजगार मिलता है उसकी बात कर लीजिए। तमाम हमारे पास जितने भी राज्य के युवक युवतियों को रोजगार आज मिला है वो कुछ चीजें प्रोसेसिंग में होती है, इसलिए आंकड़े आगे पीछे होते हैं। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आंकड़े झूठे हैं, आंकड़े बिल्कुल सही है। हम आपको फिगर में आंकड़े दे रहे हैं। अगर हमारे पास कहीं से 629 भर्तियां हुई है तो 629 ही लिखा गया, उसमें 30 नहीं लिखा गया, ना ही उसमें 28 लिखा गया है। लेकिन कांग्रेस की पुरानी परंपरा है क्योंकि झूठे बलबूते ही आगे बढ़े हैं और जनता ने इनको इसी वजह से घर में बिठाया था। 2017 की हम बात करें, क्योंकि ये झूठे जिस तरीके से पुलिंदे जनता के सामने रखते थे, अब जनता बहुत अच्छे से अवेयर है और वो सब चीजें गूगल सर्च करती है, खुद देखती है, डिपार्टमेंटल अपना पूरा डाटा जो है उनके पास में है। तो ये कहीं पे भी कहना कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वो कहीं पे भी गलत है, तो हम इनको चैलेंज कर रहे हैं कि ये सही आंकड़े बताइए। अगर इनके पास कहीं लगता है इनको कि नहीं यहाँ कमी पेशी है, यहाँ चलिए आंकड़ों की बात हटा देते हैं। हमारे साथ अमरेंद्र जी बने हुए। अमरेंद्र जी, आप लोग कहते हैं सरकार नौकरियां नहीं दे रही है, 10 लाख नौकरियां दी गई पिछले 5 सालों में। देखिए, सरकार ने यदि 10 लाख नौकरियां पिछली बार का जो आंकड़ा है वो 10 लाख रुपए का है, तो सवाल इस बात पर है कि वो आंकड़ा इस बार 7 लाख का कैसे हो गया। स्पष्ट है, जैसे सुनीता मैडम जी भी कह रही थी, कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई संशय नहीं है। कहने का मतलब ये है कि या तो पिछले साल जो आंकड़ा दिया गया वो गलत है और या इस बार जो आंकड़ा दिया गया वो गलत है। दोनों में से
एक गलत है, मतलब ये इस बात को स्वीकार करना चाहिए, ये मेरा ही मानना है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड में सरकार जितना होगा उतना ही होगा, और उसके बाद जो समय हमारा बीता, आप गलत कह रहे, पिछली बार 7 लाख और इस बार 10 लाख, आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, देखिए हमने प्रत्येक वर्ष का, ठीक है, इस पर भी आएंगे कि 7 लाख अगर पेश किया था तो 10 लाख अचानक से कैसे हो गया, क्या कुछ नियुक्तियां जो थी बाकी थी उनको उसमें नहीं चढ़ा पाए, इस पर भी बात करेंगे। ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले भय, भ्रष्टाचार और जातिवादी के लिए बदनाम उत्तर प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी ईमानदार सोच और दमदार काम से उत्तम प्रदेश बनाया है। योगी सरकार में प्रदेश में हुए बड़े बदलावों को किसानों से नौजवान तक और शहर से गांव तक महसूस किया जा सकता है। डबल इंजन की सरकार ने विकास के रथ पर सवार उत्तर प्रदेश को नई पहचान दी है। 4.5 साल में नए भारत में नए यूपी का जन्म हुआ है। बदलाव, सोच ईमानदार, काम दमदार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो, जुबान केसरी। 2025 में जब ये हमारा राज्य जब ये 25 वर्ष का होगा, हम सबकी जिम्मेदारी है कि वो नंबर 1 का उत्तराखंड हो। 19-20 के फेर में ये दुनिया 25 की सोचने वाले हमने कनेक्टिविटी को विकास का मूल मानकर कार्य किया है। इसी का नतीजा है आज उत्तराखंड पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक मजबूती के साथ अपनी सदानत छवि को उकेर रहा है। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, मेरा उत्तराखंड हो नंबर 1। 18,000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी शामिल है। इस एक्सप्रेस वे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। कुछ वर्ष पूर्व ऐसा सोचना भी अकल्पनीय सा लगता था। मौसम से बदलाव है देखे, बीते कल ने आज देखे, पगडंडी में सड़क देखी, नदियों ने पुल बनते देखे, हर दिन होता सुंदरता समृद्धि का संगम। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। जितना भी समय हमारे पास है, उस समय का हम एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड की 1,25,00,000 जनता को समर्पित करती है। हमने इन 4-4.5 महीने के कालखंड में 500 से भी अधिक निर्णय कर दिए। अधिकांश की हमने जो है शासना देश निकाल दी। नई दिशा अब नई डगर है, ना मन में कोई अगर मगर है, दृढ़ निश्चय की अगुवाई में एक लक्ष्य पर सबकी नजर है। असंभव को संभव करते वो रखते हैं दम। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। प्रगति की ओर उत्तराखंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल और हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी पर मचे घमासान की, जो सदन से लेकर सदन से जो हंगामा शुरू हुआ, सड़कों पर भी देखा जा रहा है। विपक्षी पार्टी लगातार सरकार को बेरोजगारी के नाम पर घेरने की कोशिश कर रही है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ बने हुए वापस हम आएंगे। हमारे साथ एक और खास मेहमान हैं, अनिल जोशी जी हैं, अध्यक्ष हैं देवभूमि पलायन एवं बेरोजगार संगठन के। अनिल जोशी जी, बेरोजगारी और पलायन कोई आज का मुद्दा नहीं है, बरसों पुराना मुद्दा है और बढ़ोतरी होती रहती है। अगर बेरोजगारी दर की बात करें उस पर बढ़ोतरी होती है, कभी वो थम जाती है और अभी तक सरकार जो दावे करती रही है
उसमें कितना सफल हो पाई? यहाँ सिर्फ भाजपा की बात नहीं हो रही है, यहाँ दोनों ही पार्टियों की बात हो रही है, क्योंकि शासन दोनों ही पार्टियों ने किया है। मेरी आवाज आ रही है? जलील जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात कह सकते हैं। जय उत्तराखंड। मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने जब से होश संभाला है उत्तराखंड में वो सब कुछ देखा है जो वास्तव में देखने लायक नहीं था। जब हम 2000 से पहले उत्तर प्रदेश में थे तो बहुत बढ़िया था, और 1994 में जब ये राज्य आंदोलन की लड़ाई हुई तो तब से लेकर आज तक हम संघर्ष ही कर रहे हैं, और ये पलायन और बेरोजगारी का दंश मैंने भी झेला है। इसलिए मैंने इस समिति का निर्माण भी किया, देवभूमि पलायन और बेरोजगारी समिति। सरकार भी किसके लिए सड़क बनाएगी, सरकार भी किसको बिजली देगी, सरकार भी किसको सुविधा मुहैया कराएगी जब वहां पर कोई उठेगा। हमने प्रण किया है, हमने व्रत किया है कि हम उन वीरान गांवों को आबाद करेंगे, वहां पर स्वरोजगार पैदा करेंगे। हमें किसी सरकार की जरूरत नहीं, सरकार तो एक माध्यम है, चाहे वो किसी की बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो, यूकेडी की हो, किसी की भी हो, तो वो तो एक माध्यम होता है, वो तो एक आपको सुविधा मुहैया कराता है। लेकिन किसके लिए? जब हम वहां पर टिक के काम करेंगे, हम हमारे अंदर जब तक दृढ़ संकल्प नहीं रहेगा, उन टेंडरों में जिन टेंडरों को सब लोग भूल चुके थे, विदेश दर किया, पलायन एक छोटी सी मात्रा में तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब एक बहुत बड़ी मात्रा में पलायन होता है तो बहुत दर्द होता है। इतना दर्द होता है कि वो मैं उसी दर्द में काम करता हूँ और एक जुनून में काम कर रहा हूँ। और एक पिथौरागढ़ का एक सीमांत गांव हमने गोद लिया है और एक मॉडल बनाया है हमने। 40 खंडर हैं वहाँ पे, उन 40 खंडरों में हम दिया जलाएंगे और हर खंडर में हम एक छोटा सा प्लग, जो मेरे पास खुद का ग्लोबल प्रोक्योरमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बहुत सारा आईटी इंडस्ट्री सबका अनुभव है, सारा अनुभव मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। और इसका ये परिणाम निकला है कि हमें किसी सरकार से मतलब नहीं, हम अपने सिस्टम से काम कर रहे हैं। और ये बेरोजगारी कुछ नहीं है, हम मिट्टी से भी रोजगार पैदा कर सकते हैं, हम उन पत्थरों से भी रोजगार पैदा कर सकते हैं, उन लकड़ियों से रोजगार पैदा। लेकिन अनिल जी, सरकार की जिम्मेदारी होती है दिशा देना, सरकार का काम होता है। अगर रोजगार नहीं है तो अगर आपको दिशा ही नहीं पता होगी आपको चलना कहाँ है। जी एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि जो सरकार तो वादे भी करती है, बहुत सारा काम करती है, अब सीएम साहब क्या करेंगे? जो उनके नुमाइंदे हैं, चाहे वो अधिकारी हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारी हो, सीडीओ लेवल के अधिकारी हो, इनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है इन चीजों को क्रियान्वित करना। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाएं हैं, आपकी प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजनाएं हैं। मैं बहुत सारे बच्चों को रोजगार इसके माध्यम से मैंने दिलाया है, स्वरोजगार कर रहे हैं आज। और लेकिन 70% आरक्षण भी उत्तराखंड में लागू है। उस 70% आरक्षण को अगर सही रूप में पूरे उत्तराखंड में लागू कर दिया जाए तो यहाँ का कोई भी बेरोजगार बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा। तो पढ़े लिखे बच्चे सारे रोजगार लग जाएंगे। बाहर के लोगों को 70% आरक्षण का लाभ मिलता है। कौन कहता है रोजगार नहीं है? हमें अपने ही से, हम एक मकर जाल में फंसे हुए हैं सरकार के। वो कहीं पर अगर सरकार कुछ अच्छा काम करना चाहती तो विपक्ष उसमें रोड़े खड़े कर देता, पब्लिक तो तमाशा देखती। मैं आपको एक आम आदमी का दर्द बता रहा हूँ। मैं बहुत तो जमीन पे रहता हूँ, उस दर्द में शामिल रहता हूँ। स्वरोजगार, मैंने खुद एक मॉडल बनाया है, एक 10 बाई 10 के कमरे में किस तरह से स्वरोजगार पैदा किया जा सकता है। वो मॉडल मैंने अपने कई जगह डिस्प्ले किया है। और हम जिस लक्ष्य में लगे हैं, अगर अनिल जी आपको नहीं लगता जैसे आप बता रहे हैं आपके पास मॉडल है, अच्छा प्लान है, सरकार की तरफ से अगर आपको मदद की जाए तो शायद उसका फायदा मिले लोगों को? शायद सर, मैं इतना बता रहा हूं कि जिस दिन मैंने 5 साल का समय लिया है, हमारी समिति ने इस गांव को एक मॉडल गांव बनाने में। सीमांत बॉर्डर गांव है, उस गांव में आज तक कोई अधिकारी नहीं गया है, पूरा जंगल से पटा हुआ है। सड़कें हैं, सड़कें भी जंगल में तब्दील हो गई। 13 साल पुरानी सड़क सिर्फ एनजीओ हमारे सदस्यों ने उस 13 साल पुरानी सड़क को खुलवाया है और मार्च में उस सड़क का काम होना है। जिस दिन वहां पर सड़क चली गई उस दिन हम उन 40 खंडरों में भी दिया जलाएंगे। ये हमारा दृढ़ संकल्प है और बिना दृढ़ संकल्प के कुछ नहीं होता है। और सरकार से अगर हमें मदद मिल जाएगी तो 16,000 गांव हैं वीरान पड़े हुए। अनिल जी, सबसे ज्यादा समस्या जो है वो पहाड़ों की है। पहाड़ में जो ज्यादातर जो क्षेत्र हैं, गांव हैं, पलायन भी वहीं से सबसे ज्यादा होता है। तो वहां की तरफ क्या सरकारें ध्यान नहीं देती हैं? ये बड़ा कारण है, या फिर वहां कोई जाना नहीं चाहता है? बिल्कुल नहीं ध्यान देते हैं सर। वहां का दर्द, मैं उस दर्द में रोज जीता हूँ, रोज मरता हूँ, जंगलों की खाक छानता हूँ। बड़ी जड़ी बूटियां हैं सर, मतलब रोजगार वहीं रखा हुआ है। और ऐसा वनस्पति घी पाया जाता है उन पिथौरागढ़ के जंगलों में
इस वनस्पति घी को खाने से आपके शरीर के सारे रोग खत्म हो जाएंगे। उन पेड़ों से निकलता है वो वनस्पति घी। कौन संरक्षित करेगा? हम ही करेंगे। अगर हमें सरकार मदद करे, सरकार तो करे। बिल्कुल, लोग अगर आपके पास अच्छा मॉडल है, अच्छा प्लान है, सरकार को जरूर आप जैसे लोगों की मदद करनी चाहिए। सुनीता जी हमारे साथ बनी हुई। सुनीता जी, अक्सर हम देखते हैं बड़े बड़े जो आयोजन होते हैं, रैलियां होती, जनसभाएं होती, मैदानी क्षेत्रों में होती हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में नेता जो है, जो माननीय है, जनप्रतिनिधि हैं, वो जाने से कतराते हैं। चुनाव के वक्त तो सब जाते हैं, लेकिन चुनाव के पहले वहां कोई नहीं जाना चाहता, और यही वजह है कि वहां ज्यादातर लोग जो है पलायन को मजबूर हुए हैं, रोजगार ना होना। कितना सहमत है इससे? सुनीता जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी हाँ जी, हाँ जी 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 जी। देखिए, मैं अभी भाई साहब की भी बात सुन रही थी और उन्होंने खुद ही इस बात को एडमिट किया है, और बहुत अच्छा भी लगता है जब सत्यता को कोई सत्यता का पक्ष रखते हुए कोई अपनी बात रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रोजगार का, देखिए जो आंकड़े सरकारी आंकड़े होते हैं वो, और जो सरकारी नौकरियां होती है इनके आंकड़े अलग होते हैं। जो हम तमाम आउटसोर्स और डिफरेंट हमारे जो माध्यम है, जिसके उपनल है, कई ऐसे हमारे वो चल रहे हैं जिनके माध्यम से हम रोजगार और स्वरोजगार लोगों को प्रदान करते हैं। और हम ये नहीं कह रहे कि हम ये आंकड़े जो अभी आपको 3.12% हमने यहाँ पे दर बताई है, ये भारतवर्ष में देखिए ये राज्यवार बेरोजगारी दर के संबंध में प्रतिष्ठित संस्था है CMI की, वो उन्होंने सभी पूरे राज्यों की बेरोजगारी दरें जो है प्रकाशित की गई है, और ये आंकड़ा उनका है। तो ये निश्चित रूप से ये हुआ है कि पिछले जो वर्ष गए हैं उसमें जो बेरोजगारी दर है उसमें कमी हुई है। और 2018 की बात करें, राज्य में बेरोजगारी की दर जो है 3.92% थी, और 19 में 5.2 थी, 20 में हमारे पास 9.58% भी रही है। और अभी जो हमने त्रैमासिक 21 का जो आंकड़ा आपके सामने रखा है, जो जनवरी से अप्रैल तक का था 2021 का, उसमें राज्य की बेरोजगारी दर 4.90 थी, और द्वितीय त्रैमास की जो मई 21 से लेकर अगस्त 21 तक है, उसमें राज्य की बेरोजगारी दर जो थी वो 5.29 थी। अभी वर्तमान में राज्य की बेरोजगारी दर 3.1% जो है वो दर्ज की गई है, और वो गत वर्षों में न्यूनतम है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये भारत की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित लेकिन लगातार हो रहे हैं और झूठे आरोप। आप हम ये बात कह रहे हैं, आपको हम चैलेंज कर रहे हैं कि अगर आपको किसी विभाग में हमारे आंकड़ों में दिक्कत है, आप हमें बताइए कि इस डिपार्टमेंट में जो है आपने इतनी भर्तियां बताई, आप हमें वो आंकड़ा बताइए कि नहीं यहाँ पे तो जी 100 नहीं 50 नहीं है, आप बताइए। आप ऐसे लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते हैं। सुनीता जी, ठीक है आपकी बात, जो बेरोजगारी दर है घटती बढ़ती रहती है, अभी 3 पॉइंट कुछ समथिंग है, हो सकता है और बढ़ जाए या फिर कम हो जाए, लेकिन 2016 की अगर बात करें तो 1 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट कुछ % थी, वो लगातार बढ़ी है, कम नहीं हुई, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन जो बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वर्तमान में, तो करीब 5 लाख बेरोजगार जो हैं पंजीकृत हैं, मतलब रजिस्टर्ड जो बेरोजगार हैं वो 5 लाख लगभग हैं। तो आपको लगता है ये आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं है? बिल्कुल, देखिए 19 के डिग्री होल्डर निकल रहे हैं, 20 से निकल रहे हैं। रोजगार संस्था में जिनको नौकरियां मिल गई है ना भाई साहब, उनका भी नाम दर्ज होगा। मैं आपको सत्यता बता रही हूँ। तो 5 लाख आंकड़े वो नहीं है कि उनको नौकरियां नहीं मिली, ये यहाँ पे करेक्ट होने की जरूरत है। जो जहाँ पे ये रजिस्टर्ड, कितने लोग संस्थाएं चला रहे हैं, कितने लोग स्वरोजगार अच्छा कमा रहे हैं, हम नहीं दे सकते। इसलिए हम लोगों को जरूरी है कि कई लोग ऐसे रजिस्टर्ड है जिनके पास चल रहे हैं, जो ऑलरेडी लग गए हैं, क्योंकि वो आंकड़े आप पिछले 5 सालों से लेकर चल रहे हैं। साल के आंकड़े आपके सामने रखे हैं, और हर साल के हमने 1 बाय 1 आपको फिगर में इतने लोगों को नियमित रोजगार दिए। 1,15,059 व्यक्ति रोजगार है वो 5,80,900। सुनीता जी, आपके हिसाब से अगर बात करें तो वर्तमान में कितने लाख लोग बेरोजगार हैं इस वक्त, अगर रजिस्टर्ड बेरोजगारों की बात ना करें? जैसे आप कह रहे हैं जो हैं उनमें बहुत लोगों को नौकरी मिल जाती है।
ठीक है, हम आपको भी कहा कि जितने ये अभी हमने 2 अप्रैल 2017 से विभिन्न विभागों में जो हमने लोगों को रोजगार और जितने भी हमारे जो हमारे MSME के माध्यम से सरकार के माध्यम से या प्राइवेट जो निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं उनके माध्यम से हमने 7,12,833 लोगों को रोजगार दिया। ऐसे ही हम प्रत्येक जगह का आपको प्रत्येक वर्ष का हम आंकड़ा दे रहे हैं और हम लोग ये लगातार हमारे देखिए स्थानीय स्तर पे रोजगार के अब उनकी तो 3200 कुछ इन लोगों ने रोजगार दिया था। तो आप खुद ही परसेंटेज का हिसाब लगा लीजिए किस समय पे शासनकाल में किसकी पार्टी के समय कितना रोजगार लोगों को मिला। 2020 में प्रवासी भाइयों को हमने जिस प्रकार से स्वरोजगार के माध्यम से इनको लाभान्वित किया है वो आपके सामने है। तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि सीमित वित्तीय संसाधनों के बावजूद ठीक है, सुनीता जी के हिसाब से सब कुछ ठीक है। अमरेंद्र जी, सुनीता जी जिस तरह से बता रहे उनका तो कहना है सब कुछ ठीक चल रहा है, बेरोजगारी का कोई मुद्दा ही नहीं है, प्लान का कोई मुद्दा ही नहीं है, कितना सहमत है? अमरेंद्र जी, देखिए निश्चित तौर पर उत्तराखंड में सबसे बड़ा मुद्दा पलायन है और पलायन के पीछे के जो मुख्य कारण है उसमें पहला कारण रोजगार है और उसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों की अनुपलब्धता भी एक कारण है। लेकिन चूंकि पहाड़ में रोजगार नहीं मिलता नौजवानों को, इसलिए वो रोजगार के लिए बाहर पलायन कर रहा है। चलिए दूसरा विषय हो सकता है, लेकिन मैं सुनीता मैडम से जानना चाह रहा हूँ कि क्या जो ये आंकड़े की बात हो रही थी तो 2021 में जो उन्होंने आंकड़ा दिया कि उनकी सरकार में 7 लाख कुछ लोगों को रोजगार दिया गया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 2010 में और 2020 में ये आंकड़ा कितना रहा? आपको 2020 से लेके 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैंने प्रत्येक वर्ष का आंकड़ा आपके सामने अभी पॉइंट टू पॉइंट मैं वही कह रहा हूँ कि क्या हम ये मान सकते हैं कि 2020 में आपने नहीं कर रही है अमरिंदर बिष्ट जी 2020 वहाँ पे आप लोगों को उत्तर देना चाहते हैं, लोगों को फ्री का भाषण देके बताइए। आप उत्तराखंड के हैं, आप अच्छे से जानते हैं यहाँ के रिसोर्सेज। आप बताइए केजरीवाल जी कितना सही है? अगर आपने वाकई अरे सुनीता जी, अभी केजरीवाल जी की सरकार ही नहीं आई उत्तराखंड में, उनकी जो सरकार आएगी तो उनसे पूछ लेंगे। अभी सरकार आपकी है ना, तो सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे, उस पर भी बात करूंगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 2020 का मैं कुछ बोल सकता हूँ? आएंगे अनिल जी, आपके पास भी आएंगे, ठीक है, आंकड़े जो है आएंगे अनिल जी आपके पास आएंगे। अमरेंद्र जी, सीधा सा सवाल है, देखिए मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि सुनीता जी जो आंकड़ा दे रहे हैं इस डिबेट के अंदर, क्या हम उस आंकड़े पर भरोसा करें या माननीय मंत्री जो सरकार ने और पिछले वर्ष संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो आंकड़ा सदन में दिया था, या हम उस आंकड़े पर भरोसा करें? इसीलिए मैं सुनीता जी से पूछना चाहता हूं। अमरेंद्र जी वो कह रही जो अभी हमने आंकड़े पेश किए 10 लाख, उस पर भरोसा करें। उनका कहने का मतलब है कि 10 लाख युवाओं को रोजगार मिला है, उस पर भरोसा करें। जो 7 लाख वाली बात थी उसके बाद कई नियुक्तियां जो थी वो बाद में हुई हैं, तो उनका जो कहना है कि 10 लाख युवाओं को नौकरियां मिली हैं। अब अमरेंद्र जी, नौकरी मिलने की बात जी देखिए, आपको समझना पड़ेगा इसमें 10 लाख लोगों को नौकरी की मिलने का दावा हुआ था, वो 2020 में हुआ था। 2021 का आंकड़ा तो घट करके 7 लाख उठा गया है ना। ये सब चीजें आंकड़ा जो घटना है उसी से ये भ्रम पैदा हो रहा है। खैर मैं ये कह रहा हूँ, जैसे सुनीता जी ने कहा कि कार्यक्रम चलाए, हम इसकी प्लान रोकथाम हम बात करते हैं, मुख्यमंत्री योजना की बात करते हैं। आप लोग तो मैडम मनरेगा की भी बात करते हैं। आप लोग तो कहते हैं कि मनरेगा में भी जो लोग मजदूरी कर रहे हैं उनको भी आप नौकरियों की और रोजगार की श्रेणी में रख रहे हैं उनको। आप तो मनरेगा ठीक है अमरेंद्र जी, अगर आपकी बात करें अमरेंद्र जी, ठीक है
अमरेंद्र जी, अगर आपकी बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी रोजगार गारंटी योजना के तहत काम कर रही है, मिस्ड कॉल के जरिए लोगों को जोड़ रही है। और अभी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को मैं सुन रहा था, उनका कहना है कि अगर उनकी सरकार आती तो 5,000 रुपए जो बेरोजगारी भत्ता है वो देने का काम करेगी। तो क्या आपको लगता है जो बात मनीष सिसोदिया बोल रहे हैं, मौजूदा जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, वो ये काम नहीं कर सकती? क्या वो 5,000 महीना बेरोजगारों को भत्ता नहीं दे सकती? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो फंड है वो कम है, और अगर फंड कम है तो आप कैसे ये करेंगे? मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर कोई भी सरकार हो, अगर उनकी नीयत सही है, अगर उनमें काम करने की इच्छा शक्ति है, तो किसी भी बड़े से बड़े काम को कर सकती है। और ऐसा नहीं है कि सिसोदिया ही या कोई, इससे पहले कांग्रेस, इसके पहले कांग्रेस की सरकार में जब इन्हीं के नेता विजय बहुगुणा जी थे तो उन्होंने इस योजना को लागू किया था उत्तराखंड में। और जब मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी बदले गए तो उसके बाद हरीश रावत जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इस योजना को खत्म किया। उन्होंने भी बेरोजगारी भत्ता वो भी दे रहे थे, उन्होंने भी रोजगार न मिलने तक बेरोजगारी भत्ते की बात की थी, और कुछ बेरोजगार युवाओं को मिल भी रहा था। तो मेरा ये कहना है कि यदि सरकार की नेक नियत है, यदि सरकार में काम करने की इच्छा शक्ति है तो दिया जा सकता है। रही जैसा मैडम ने कहा कि संसाधनों को लेकर के आप भी बात कर रहे हैं कि संसाधन कैसे होंगे, तो दिल्ली में भी जब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी और जब आम आदमी पार्टी इस तरह की योजनाओं को लेकर के जनता के बीच जा रही थी, तो तब भी विपक्ष बीजेपी हो या कांग्रेस, उनके इसी तरीके का तर्क रहते थे कि ये दिल्ली को डुबो देंगे, ये दिल्ली में इस तरीके की योजना लागू करना असंभव है। लेकिन उसके बाद दिल्ली ठीक है अमरेंद्र जी, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी कहती हैं दिल्ली अलग है और उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति अलग है। इसका हवाला देती है। अनिल जी भी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे भी जानेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ, संवेदनशील सरकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸੇਰਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 53 ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੇਰਾ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਸਲਮ ਏਰੀਏ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਖੜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਜਦ ਵੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਕਰਾਓ। ਆ ਹੁਣ ਕਰਤੀ ਹੈ ਬਸੇਰਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਦ ਫੜਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਕਰਦਾ। ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਰਹਿਤ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल और हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी पर मचे घमासान को लेकर, जहां विपक्षी पार्टी जो है लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। उसका कहना है जो सरकार ने
वायदे किए थे सरकार बनने से पहले उनको नहीं पूरा किया गया है। वहीं सरकार का यह कहना है कि लगातार सरकार इसको लेकर गंभीर है और लगातार सरकार बेरोजगारी की दिशा में काम कर रही है और इस पिछले 5 सालों में सरकार ने 4.5 सालों में करीब 10 लाख लोगों को रोजगार दिया है, सरकार ने कहा है। और उस आंकड़े को लेकर भी विपक्षी पार्टी सवाल कर रही है कि ये आंकड़े कहां तक सही हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले आपने 7 लाख बेरोजगारों की बात की थी और अचानक से ये 10 लाख कैसे पहुंच गए। 7 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की थी और अब 10 लाख लोगों को रोजगार देने की आप बात कर रहे हैं। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो अगर सत्ता में आती उत्तराखंड में तो उत्तराखंड की तस्वीर को बदल कर रख देगी और उसका कहना है कि वो रोजगार गारंटी योजना लेकर आ रही है और लोग उससे मिस कॉल के जरिए लाखों लोग जुड़ भी रहे हैं। रोजाना वो मिस कॉल के जरिए लोगों को जोड़ रही है। और जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उन्होंने ये ऐलान भी किया है कि अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो वो 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता वहां के जो बेरोजगार लोग हैं उनको देगी। लेकिन उस पर सवाल उठाते हैं कांग्रेस बीजेपी दोनों ही नेता। उनका कहना है कि ये सिर्फ लुभावने वायदे हैं, जब सरकार के पास पैसा ही नहीं होगा इतना तो वो कहां से अपने वायदे को पूरा करेगी। इस पर आम आदमी पार्टी दिल्ली का हवाला देती है। लेकिन कुल मिलाकर बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्टी सरकार को घेर रही है। वहीं अगर बेरोजगारी दर की बात करें उसको भी कहा जा रहा है कि ये दर जो है इस पर भी सवाल खड़े कर रही विपक्षी पार्टी। वहीं सरकार का कहना है वो लगातार इस दिशा में कोशिश कर रही बेरोजगारी दर को घटाया जा सके। बाकी राज्यों के मुकाबले जो दर है वो इतनी ज्यादा नहीं है, इसका भी हवाला दे रही सरकार। वहीं अगर जमीनी स्थिति की बात करें तो जो पंजीकृत जो बेरोजगार है उत्तराखंड में उनका जो आंकड़ा है वो करीब लगभग 5 लाख है। उसको लेकर भी हमने बात की है। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं, सुनीता जी के पास आएंगे ब्रेक से पहले। सुनीता जी, अमरेंद्र जी का यह कहना था कि जो आप कुछ कहना चाह रही थी उनकी बात पर, जो वो कह रहे थे कि जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं उसको स्पष्ट करे सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए भाई साहब, मैं यहाँ पे अमरेंद्र बिष्ट जी को ये बताना चाहती हूँ कि केजरीवाल जी के चक्कर में मत पड़िए, वो उत्तराखंड को भी बर्बाद कर देंगे जैसे उन्होंने दिल्ली को आज कर रहे हैं। अभी आपको मैं जैसे आप लोगों ने पूरे देश को, आपकी पार्टी के लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। तो आप लोगों को इसकी चिंता करनी चाहिए। आप लोगों को ठीक है, समय का अभाव है। अनिल जी काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं। अनिल जी अपनी बात कहिए कृपया। मैं मैडम से भी बात करूं। हेलो जी सुनीता जी, अनिल जी कुछ कहना चाहते हैं। अनिल जी की बात सुन लेते हैं, काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं। जी अनिल जी। मैंने सबको ध्यान से सुना है, कृपया सुनिए। सबसे पहले मेरा प्रणाम है सबको। मैडम आपकी बातें भी ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर अभी बोलने का मौका दिया है। मैं ये चाहूंगा ठीक है अनिल जी आएंगे। सुनीता जी ठीक है, अनिल जी आएंगे। सुनीता जी कम शब्दों में अपनी बात पूरी कीजिए, समय का अभाव है। आदमी बना तो नहीं सकता है जिसका अनुभव हो, जिसकी एक्सपर्टीज हो। दिल्ली में इन्होंने वर्ल्ड क्लास के हॉस्पिटल देने का वादा किया था। दिल्ली वालों के सपने तो तब टूटे जब उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक देखे, जहाँ पे आप देखिए कि कुत्ते और बिल्ली आराम करते हुए फरमाए जा रहे हैं। इन्होंने दिल्ली के हर वार्ड में 3-3 शराब के ठेके खोले। ठीक है, हमले का वक्त नहीं, हमले का वक्त नहीं है। अनिल जी अपनी बात कहिए। सुनीता जी आपकी अनिल जी अपनी बात कहिए। तो उत्तराखंड में मोबाइल वैन के जरिए सरकार और जो यहाँ किराने की दुकानें हैं उनमें शराब बेचने का काम किया। यहाँ पर जो है एम्बुलेंस के अंदर सरकार बेचने का, शराब बेचने का काम आपकी सरकार ने किया। यहाँ पर 150% की दर से ठेके शराब। ठीक है भाई, ठीक है, हो गया। बाकी लोग भी हैं। सुनीता जी आप लोग तो कहते हैं आम आदमी पार्टी रेस में ही नहीं है, आप उस पर क्यों इतना गुस्सा कर रही, क्यों इतना हमला कर रही हैं? न जाने क्यों आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी का विपक्ष का काम सवाल पूछना है, आप उस पर ही हमलावर हो जाएंगे तो कैसे चलेगा? ऊपर हो जाता है। चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं आप लोग। ठीक है, समय का अभाव है, हम चाहेंगे अनिल जी अपनी बात पूरी करें। अनिल जी अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए यहाँ पर लड़ने से कोई फायदा नहीं। अगर लड़ना है तो वास्तविक जमीन पे लड़िए, मुद्दों पे लड़िए। अगर न्यूज चैनल ने हमें किसी रोजगार पे डिस्कशन के लिए बैठाया तो हमें रोजगार पे बात करनी चाहिए कि उत्तराखंड में रोजगार का स्वरूप कैसा होना चाहिए।
ये लड़ाई तो हम बाहर भी लड़ सकते हैं, एक दूसरे से बाहर लड़ लेंगे, जंगल पे लड़ लेंगे। हम आप पार्टी का चेहरा दिखा रहे हैं लोगों को कि किस तरीके का इनका प्रारूप। बात सुनिए सुनीता जी आप कृपया सुनिए। हम ये चाहते हैं कि आप वर्तमान सरकार में हैं, तो आप हमारी बात मैं ठीक है, वर्तमान सरकार में हैं और उनको सुनना भी पड़ेगा जो समस्याएं हैं उनको भी, और विपक्ष अगर कोई सवाल करता है तो उसको भी उसके सवाल का जवाब देने का भी जो जिम्मेदारी है वो आपकी है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है। तो देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे बेरोजगारी को लेकर जो घमासान मचा है, जहां विपक्ष जो है लगातार सरकार पर हमलावर है। सरकार का ये कहना है कि वो सही दिशा में काम कर रही है, 10 लाख लोगों को रोजगार दिया है, लेकिन विपक्ष अभी भी लगातार हमलावर है। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।